हम पढ़ेंगे गुप्तों के इतिहास के बारे में। ठीक है, गुप्तों के इतिहास का भाग 4 लेके आए। इससे पहले बहुत 3 पार्ट हो चुका है गुप्तों के इतिहास का। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कुमारगुप्ता, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो इसका शासनकाल जो था वो 455 से लेके 467 तक था। ठीक है, यानी 12 साल तक इसने शासन किया था। कितने साल तक? 12 साल तक इसने शासन किया था। स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो इसकी बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे परम भागवत, देश रक्षक, सकाराध्य, क्षितिपसति आदि उपाधियां इसको दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घोड़ों को हराने के कारण स्कंदगुप्त को क्या कहा गया था? यानी घोड़े नहीं, यहाँ पे क्या है? हूण। किसको हराने के कारण? हूण को। किसको हराने के कारण? हूणों को हराने के कारण स्कंदगुप्त को क्या कहा गया था? क्रमादित्य कहा गया था, विक्रमादित्य कहा गया था, शक्रोपकम कहा गया था, या देश रक्षक कहा गया था। ठीक है, तो हूणों को हराने के कारण स्कंदगुप्त को देश रक्षक कहा गया था। क्या कहा गया था? देश रक्षक कहा गया था। क्रमादित्य की उपाधि जो स्कंदगुप्त को मिलती है वो किस पे मिलती है? उसके सिक्कों पर, यानी स्कंदगुप्त के सिक्कों पर स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? क्रमादित्य कहा गया है। एक विक्रमादित्य या भीतरी अभिलेख पर स्तंभगुप्त को, यानी भीतरी अभिलेख पर स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? विक्रमादित्य कहा गया है। भीतरी स्तंभ लेख पर स्कंदगुप्त को क्या कहा गया? विक्रमादित्य कहा गया है। और क्रमादित्य कहाँ कहा गया है? सिक्कों पे कहा गया है। शक्रोपकम कहाँ क्या है? तो कहोम अभिलेख पर। यहाँ पे कहोम स्तंभ लेख पर, कहोम स्तंभ लेख पर शक्रोपकम कहा गया है। किसको? शक्रोपम कहा गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। विक्रमादित्य किस पे कहा गया है? भीतरी अभिलेख पर। और सिक्कों पे क्या कहा गया? इसे क्रमादित्य कहा गया। और देश रक्षक कब कहा गया है? जब इसने हूणों को देश से रक्षा की थी, हूणों के आक्रमण से देश की रक्षा की थी, तो उसको क्या कहा गया था? तो देश रक्षक कहा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण लेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख। तो स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण लेख जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, सौराष्ट्र के गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसके जो क्या वर्णन किया गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख ने स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया था। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों को परास्त किया था। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना गोप्ता नियुक्त किया था। यानी कि सौराष्ट्र प्रांत में, जूनागढ़ अभिलेख में यह होता है कि सौराष्ट्र प्रांत में स्कंदगुप्त ने किसको अपना राज्यपाल या गोप्ता नियुक्त किया था? तो प्रणदत्त को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रणदत्त को अपना राज्यपाल, यानी राज्यपाल को गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्यपाल को गोप्ता। गोप्ता और राज्यपाल की नियुक्ति किसने की थी? तो गोप्ता और राज्यपाल प्रणदत्त की नियुक्ति स्कंदगुप्त ने की थी। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से ही बात करते हैं कि गिरनार के पुरपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ में ही जो गिरनार का पुरपति था, ठीक है, गिरनार का पुरपति कौन था? गिरनार का पुरपति चक्रपालित था। कौन था? चक्रपालित था। इसी ने क्या किया था? सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे भीतरी अभिलेख के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे?
भीतरी अभिलेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भीतरी अभिलेख जो था वह पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण बताता है। यानी कि जो स्कंदगुप्त था उसका युद्ध किसके हुआ था? पुष्यमित्र के साथ एवं हूणों के साथ जो आक्रमण हुआ था उसका विवरण कौन से अभिलेख से मिलता है? तो भीतरी अभिलेख से मिलता है। भीतरी अभिलेख में किसका किसका नाम है? तो भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त की माताओं के नाम दिए गए। यानी भीतरी अभिलेख में किसके किसके नाम दिए गए हैं? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख। यानी स्कंदगुप्त का जो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख था उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की श्रेणी द्वारा, किसके द्वारा? तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को, किसको? सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का विवरण मिलता है। यानी कि तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? तो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख कौन था? यानी कि स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख कौन सा था? गढ़वा लेख, सूपिया अभिलेख, बिहार स्तंभ लेख की भीतरी स्तंभ लेख। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख कौन सा है? गढ़वा अभिलेख है। ठीक है, बात करते हैं सूपिया अभिलेख के बारे में। तो जो स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख था इसमें गुप्तों की वंशावली क्या मिलती है? घटोत्कच मिलती है। ठीक है, सूपिया अभिलेख में स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख में गुप्तों की वंशावली के रूप में किसका नाम मिलता है? तो घटोत्कच के समय की मिलती है। ठीक है, घटोत्कच के समय से मिलती है और इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। यानी गुप्त वंश को घटोत्कच वंश किसको कहा गया है? कि तो गुप्त वंश में घटोत्कच वंश सूपिया अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सूपिया अभिलेख में जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे बिहार स्तंभ लेख की। ठीक है, तो बिहार स्तंभ लेख जो था वह कहाँ पे है? तो बिहार स्तंभ लेख बिहार में है, नाम से ही पता है। बिहार स्तंभ में शौल्किक नामक अधिकारियों की जानकारी मिलती है। किसकी? शौल्किक नामक अधिकारियों की जानकारी मिलती है। शौल्किक नामक अधिकारी की जानकारी किस में मिलती है? तो बिहार स्तंभ लेख में मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे भीतरी अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? भीतरी अभिलेख के बारे में बात करेंगे। तो भीतरी अभिलेख कहाँ से पाया गया था? तो भीतरी स्तंभ लेख जो था वह यूपी में गाजीपुर के ज़िले से पाया गया था। बिहार स्तंभ लेख, इसमें पुष्यमित्र एवं हूणों के स्कंदगुप्त की जानकारी जो हमने मिलती है इसका विवरण हमने पहले ही पॉइंट में कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो कहोम अभिलेख के बारे में हमने नहीं बात किया था। तो कहोम अभिलेख कहाँ पे पाया जाता है? तो कहोम अभिलेख के बारे में बात करें तो कहोम अभिलेख यूपी के गोरखपुर में है। कहाँ पे है? यूपी के गोरखपुर में कहोम अभिलेख मिलता है, कहोम स्तंभ लेख। इसमें क्या चीज़ का विवरण दिया गया है कहोम स्तंभ लेख में? तो इसमें भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई थी। यानी कि जो भी कहोम अभिलेख था, कहोम अभिलेख में किसके जानकारी मिलती है? तो इसमें भद्र नामक व्यक्ति ने, किसने? भद्र नामक व्यक्ति ने क्या किया था? भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति बनाई थी। या क्या बनाए थे? मूर्ति बनाई थी। ठीक है, प्रतिमा बनाई थी, वही मूर्ति या प्रतिमा बनाई थी। कौन कौन से? आदिनाथ को। कौन कौन से 5 जैनों की मूर्ति बनाई थी? तो आदिनाथ तीर्थंकर, आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ
पार्श्वनाथ और महावीर की। यानी कि जैन तीर्थंकरों की 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति किसने बनाई थी? तो भद्र नामक व्यक्ति ने बनाई थी। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो कहोम अभिलेख से मिलती है। और कहोम अभिलेख कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नहीं गोरखपुर में पाया जाता है। ठीक है, भीतरी अभिलेख जो है वो गाजीपुर में है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, वो प्रश्न हो गया था भाई, किस गुप्त राजा ने तांबा का सिक्का नहीं चलाया था? ठीक है, किस गुप्त राजा ने तांबा का सिक्का नहीं चलाया था? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त जो था उसने तांबा का सिक्का नहीं चलाया था। यानी कि गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने तांबा का सिक्का नहीं चलाया था? तो स्कंदगुप्त ने तांबा का सिक्का नहीं चलाया था। इसने कौन सा सिक्का चलाया था? स्वर्ण का सिक्का चलाया था और रजत का सिक्का चलाया था। ठीक है, स्वर्ण सिक्का और रजत का सिक्का चलाया था। ऐसा बताया जाता है कि स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं में, यानी स्कंदगुप्त की जो स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? स्कंदगुप्त ने लक्ष्मी और राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इसने ही चलाई थी। यानी लक्ष्मी और राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्कंदगुप्त ने कराई थी। कौन सी? लक्ष्मी और राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्कंदगुप्त ने चलाई थी। ठीक है, इसने 2 प्रकार के रजत सिक्के भी चलाए थे। 2 प्रकार के रजत सिक्के चलाए थे। पहला जो रजत सिक्का था नंदी या वृषभ प्रकार का था। नंदी या वृषभ प्रकार का रजत सिक्का किसने चलाया था? स्कंदगुप्त ने। और वेदिका प्रकार का रजत सिक्का किसने चलाया था? तो स्कंदगुप्त ने। तो 3 पॉइंट से हो जाता है कि लक्ष्मी और राजलक्ष्मी प्रकार का स्वर्ण सिक्का स्कंदगुप्त ने चलाया था, नंदी और वृषभ प्रकार का रजत सिक्का स्कंदगुप्त ने चलाया था, और वेदिका प्रकार का इसने चलाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ कि फूलों का पहला भारतीय आक्रमण, फूल नहीं है भाई, हूणों का, हूण होगा यहाँ पे, क्या होगा? हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त, पुरोगुप्त, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो हूणों का पहली बार भारत पे आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। उस समय हूणों का नेता कौन था? खुशनवाज था। कौन था? खुशनवाज था। जब हूणों का आक्रमण भारत पे हुआ स्कंदगुप्त के समय में, उस समय हूणों का नेता कौन था? खुशनवाज था। और इनके आक्रमण का, हूणों के आक्रमण का विवरण कहाँ मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से मिलता है। ठीक है, हूणों के आक्रमण का जानकारी कहाँ मिलता है? तो भीतरी लेख से मिलता है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। और जानकारी यह भी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को अच्छी तरह से परास्त कर दिया था, और इसको परास्त करने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और देश रक्षक भी कहा जाता है इस कारण इसे। यानी विक्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त को कब मिली थी? जब इसने हूणों को हराया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? तो भीतरी अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त का चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। किसके साथ थे? चीन के साथ। चीन के साथ राजनयिक संबंध किसके थे? तो स्कंदगुप्त के थे। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट, उस समय चीन का सम्राट कौन था? सांग था। यानी स्कंदगुप्त के समय चीन का सम्राट कौन था? सांग था। तो सांग के दरबार में 466 ईस्वी में अपना इसने एक दूत भेजा था वहाँ पे। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। यानी स्कंदगुप्त के समय भारी वर्षा के कारण जो बांध था सुदर्शन झील का, वो बांध टूट गया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। उस बांध का निर्माण मरम्मत किसने करवाया था? तो उस बांध का निर्माण और मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का क्या था? वह स्कंदगुप्त का राज्यपाल था, जिसे राज्यपाल नहीं था, पुरपति था, गिरनार का पुरपति था। उस समय गिरनार का पुरपति कौन था? चक्रपाली था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। स्कंदगुप्त का सौतेला भाई कौन था? पूर्वगुप्त, बुधुगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था पुरुगुप्त। ठीक है, कौन सा? पूर्वगुप्त लिखा है इसमें, पुरुगुप्त होगा। कौन था स्कंदगुप्त का सौतेला भाई? कौन था? पुरुगुप्त था। कौन था? पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। इसने कब शासन किया था? 467 से 473 ईस्वी तक। ठीक है, यह किसकी संतान थी? तो यह कुमारगुप्त एवं अनंत देवी का संतान था। कुमारगुप्त और अनंत देवी का संतान कौन था? पुरुगुप्त था। ठीक है, अनंत देवी का संतान पुरुगुप्त था। स्कंदगुप्त के शासक के बाद यही शासक बनता है और इसको कहा जाता है कि सर्वाधिक आयु में यह शासन बना था। यानी कि पुरुगुप्त जो था, गुप्त वंश का सर्वाधिक आयु में शासक बनने वाला कौन था? तो पुरुगुप्त था। सर्वाधिक आयु में शासक बनने वाला कौन था? पुरुगुप्त था। ठीक है, पुरुगुप्त पहला गुप्त शासक था जो कि बौद्ध अनुयायी था। पुरुगुप्त जो था वो क्या था? पहला गुप्त शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, यानी कि पुरुगुप्त के बारे में बात करें तो पुरुगुप्त जो था वो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। यह कुमारगुप्त और अनंत देवी का पुत्र था। पुरुगुप्त तो जो था सबसे वृद्ध अवस्था में गुप्त का शासक बनने वाला था। ठीक है, और यह पहला शासक था जो क्या था? बौद्ध अनुयायी था। पहला गुप्त शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। कौन था? पुरुगुप्त था। अब बात करते हैं बुद्धगुप्त के बारे में। ठीक है, बुद्धगुप्त के बारे में बात करें तो यह भी बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, ह्वेन-त्सांग बताता है कि बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान दिया था। ठीक है, किसको दान दिया था? तो नालंदा महाविहार को दान दिया था। किसके द्वारा बताया जाता है? ह्वेन-त्सांग के अनुसार बताया जाता है। यानी बुद्धगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य था वो 3 भागों में बट गया। ठीक है, यानी बुद्धगुप्त जब मरा तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया। कौन कौन से भाग में बटा था? बुद्धगुप्त जब मरा था तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। पहला मगध में बट गया था, दूसरा मालवा में, ठीक है, और तीसरा बट गया था बंगाल में। मगध, मालवा और बंगाल बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त शासक 3 राज्यों में बट गया था, मगध, मालवा और बंगाल। मगध का शासक बना नरसिंहगुप्त बालादित्य। मगध का शासक कौन बना? नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक बनता है मगध का। मालवा का शासक बनता है भानुगुप्त। मालवा का शासक कौन बनता है? भानुगुप्त बनता है। और बंगाल का शासक बनता है वैन्यगुप्त। बंगाल का शासक कौन बनता है? वैन्यगुप्त बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे भानुगुप्त के बारे में। ठीक है, भानुगुप्त के बारे में बात करें तो भानुगुप्त कौन था? तो भानुगुप्त का जो अभिलेख है एरण अभिलेख है। भानुगुप्त का अभिलेख एरण अभिलेख कहलाता है। कब मिलता है? 510 ईस्वी का है, एरण अभिलेख है। इसमें कहा गया है कि हूण का आक्रमण का उल्लेख हुआ है इसमें। ठीक है, जिसमें लड़ते हुए भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। यानी एरण अभिलेख में कहा गया है कि भानुगुप्त का सेनापति जो था गोपराज, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज किस युद्ध में मारा गया था? तो हूणों का आक्रमण में मारा गया था। और गोपराज की पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। गोपराज की पत्नी सती हो गई। यानी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख होता है और ये सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इसमें किसके सती होने का साक्ष्य मिलता है? तो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज था। ठीक है, भानुगुप्त का सेनापति कौन था? गोपराज था। और गोपराज जब मर जाता है हूणों के युद्ध में तो उसकी पत्नी क्या होती है? सती हो जाती है। ठीक है, इसी आक्रमण को यानी कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो हूणों के आक्रमण का उल्लेख होता है उस आक्रमण को यानी कि हूणों के आक्रमण को, जो आक्रमण भानुगुप्त के समय होता है उस आक्रमण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। यानी कि उस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। किस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है? तो भानुगुप्त के समय जो हूणों का आक्रमण हुआ था जिसमें गोपराज मारा गया था और गोपराज की पत्नी सती हो गई थी, उस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। और स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो
राय चौधरी महोदय ने दी थी। ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी महोदय ने दी थी। किसने? हेमचंद्र राय चौधरी महोदय ने इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? विष्णुगुप्त के बारे में बात करें तो विष्णुगुप्त कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, विष्णुगुप्त कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि के साथ साथ कौन सा गुप्त शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? यानी कि प्रश्न है कि परम भागवत की उपाधि यानी परम भागवत का उपाधि भी लिया हुआ है और साथ साथ गुप्त शासक का बौद्ध धर्म का अनुयायी है। देखो, गुप्त शासक में पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि गुप्त शासक में इसका आंसर बता दे पहले। परम भागवत की उपाधि के साथ कौन सा गुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था? नरसिंह बालादित्य, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त। तो नरसिंह बालादित्य जो था वो परम भागवत की उपाधि भी धारण करता है और साथ साथ उसके बौद्ध धर्म का भी अनुयायी है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे इसमें समझते हैं पॉइंट के साथ कि जब हमने देखा कि गुप्तों का और बौद्धों से संबंध स्थापित करते हैं तो सबसे पहला बौद्ध अनुयायी गुप्त शासक का कौन बनता है? पुरुगुप्त बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बुद्धगुप्त भी बौद्ध अनुयायी था। ठीक, और भी हमने देखा कि जो परम भागवत की उपाधि भी धारण करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अनुयायी है, तो वो कौन है? नरसिंह बालादित्य है। ठीक, नरसिंह बालादित्य के बारे में बात करें तो नरसिंह बालादित्य ने इसकी माँ, ठीक है, क्या करता है कि यह परम भागवत जो नरसिंह बालादित्य था, नरसिंह बालादित्य और उसकी माँ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, ह्वेनसांग कहता है नरसिंह बालादित्य के बारे में कि नरसिंह बालादित्य हूण शासक मिहिरकुल को हरा देता है। यानी कि हूण शासक मिहिरकुल को कौन हराता है? हूण शासक मिहिरकुल को कौन हराता है? तो हूण शासक मिहिरकुल को नरसिंह बालादित्य हराता है। ठीक है, मिहिरकुल यहाँ से कहाँ भाग जाता है? तो यहाँ से कश्मीर भाग जाता है। यानी कि मिहिरकुल कहाँ भाग जाता है? मिहिरकुल कश्मीर भाग जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि नहीं, मिहिरकुल को कर देता है। नरसिंह बालादित्य जो हूण का शासक था वो मिहिरकुल को क्या करता है? कर देता है। लेकिन जब मिहिरकुल जब बौद्धों पर अत्याचार करता है, मिहिरकुल जब बौद्धों पर अत्याचार करने लगता है तो नरसिंह गुप्त ने इसको कर देना बंद कर देता है। यानी कि बात करें कि नरसिंह बालादित्य का और मिहिरकुल के साथ युद्ध कैसे हुआ, तो नरसिंह बालादित्य जो था शुरू में वो मिहिरकुल को क्या देता था? कर देता था। ठीक है, जब मिहिरकुल ने बौद्धों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो नरसिंह बालादित्य जो था वो क्या करता है कि मिहिरकुल को कर देना बंद कर देता है। क्या करता है? जब कर देना बंद कर देता है तो दोनों के बीच क्या हो जाता है? मिहिरकुल झगड़ा करना शुरू कर देता है, यानी आक्रमण करना शुरू कर देता है। इससे बालादित्य के ऊपर आक्रमण करता है। इस युद्ध में मिहिरकुल हार जाता है और वह बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, जब बंदी बना लिया जाता है तो इसी समय नरसिंह बालादित्य ने एक बड़ी रणनीतिक भूल की कि इसने अपनी माँ के कहने पर मिहिरकुल को छोड़ देता है। यानी कि मिहिरकुल को क्यों छोड़ देता है? तो मिहिरकुल को छोड़ देता है किसके कहने पर? अपनी माँ के कहने पर। अपनी माँ के कहने पर वो मिहिरकुल को छोड़ देता है और मिहिरकुल यहाँ से कहाँ भाग जाता है? कश्मीर भाग जाता है। ठीक, तो यह घटना थी मिहिरकुल और नरसिंह बालादित्य के बीच में। अब आते हैं आगे, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस काल के प्रशासन की विशेषता सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि तथा केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति में हुआ था। इसमें एक शासक और छूट जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं पहले। एक शासक है वैन्यगुप्त। कौन है? वैन्यगुप्त छूट जाता है। तो वैन्यगुप्त के बारे में बात करें तो इसके दो अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, वैन्यगुप्त के दो अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख है गूढ़धैर्य का। किसका? गूढ़धैर्य का। गूढ़धैर्य का अभिलेख है। और दूसरा अभिलेख है कौमिल्या का। किसका है? कौमिल्या का अभिलेख है। ठीक है,
कोमिल्ला का अभिलेख है। गुड़धैर अभिलेख में इस पहले सबसे पहले महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि महासामंत और सामंत शब्द का उल्लेख, महासामंत और सामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो गुड़धैर अभिलेख में मिलता है। किसमें? गुड़धैर अभिलेख में मिलता है। और गुड़धैर अभिलेख किसका है? तो बैन्यगुप्त का है। तो गुड़धैर से संबंधित कि गुड़ रखा हुआ है महासामंत और सामंत के पास, और इसका अभिलेख कहाँ, इसका गुड़धैर अभिलेख किसका है? तो बैन्यगुप्त का है। ठीक है। और कोमिल्ला अभिलेख में इसे नहरों का निर्माता कहा गया। यानी नहरों का निर्माता किसे कहा गया है? तो नहरों का निर्माता बैन्यगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? बैन्यगुप्त को कहा गया है। और ये नहरों का निर्माता जो कहा गया है बैन्यगुप्त को, इसका प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो कोमिल्ला अभिलेख में मिलता है। कोमिल्ला अभिलेख में मिलता है। बैन्यगुप्त धर्म सहिष्णु शासक था। ठीक है। बैन्यगुप्त जो था वो धर्म सहिष्णु शासक था। शैव होते हुए भी महायान के वैवर्तिक संघ को दान दिया था। यानी कि बैन्यगुप्त कौन से संघ था? बैन्यगुप्त शैव धर्म था। बैन्यगुप्त क्या था? शैव धर्म से संबंधित था। शैव धर्म को मानता था और उसके साथ इसने महायान के महायान का वैवर्तिक संघ, कौन से संघ को? वैवर्तिक संघ को क्या करता है? दान देता है। वैवर्तिक संघ को दान देता है। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहा था कि किस काल के प्रशासन की विशेषता सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि तथा केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति में ह्रास था? गुप्त काल का, मौर्य काल का, शुंग काल का, कुषाण काल का? यानी कि जो गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो गुप्त काल का जो प्रशासन की विशेषता थी वह सामंतवादी प्रवृत्ति में थी और वृद्धि तथा केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति में ह्रास, ये भी गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो जब गुप्त काल के पतन की बात करते हैं तो गुप्त काल के पतन का प्रारूप कहाँ से शुरू हो जाता है? तो स्कंदगुप्त के अंतिम समय में शुरू हो जाता है। ठीक है। अब गुप्त प्रशासन की बात करें तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासन की जो विशेषता थी वो सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि थी, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति में ह्रास था। वहीं हम देखते हैं कि जब मौर्य काल का था प्रशासन, तो मौर्य काल के प्रशासन का जितना केंद्रीकृत देखने को मिलता है, वहीं गुप्त के काल में प्रशासन वहीं विकेंद्रीकरण हो गया था। और विकेंद्रीकृत होने का कारण क्या था? सामंतवाद था। यानी गुप्त काल के शासन का विकेंद्रीकरण होना किसका कारण था? तो सामंत का कारण था। और सामंतवाद और महासामंत का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गुड़धै में अभिलेख में मिलता है। गुड़ैधर अभिलेख में मिलता है। और गुड़ैधर अभिलेख किसका था? तो बैन्यगुप्त का था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसी में गुप्त काल के प्रशासन के बारे में बात करें तो गुप्त काल का जो प्रशासन था, गुप्त काल का प्रशासन की बात में करें कि क्यों वो कम था गुप्त काल का प्रशासन, तो गुप्त की काल के प्रशासन की जो राजभाषा थी, गुप्त काल के प्रशासन की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल के प्रशासन की राजभाषा संस्कृत थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके बात करें तो गुप्त काल के प्रशासन में जब केंद्र था, ठीक है, केंद्र था सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रांत था जिसे देश कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था और अवनी कहा जाता था। यानी कि 3 नामों से जाना जाता था गुप्त काल के प्रांत को। देश, भुक्ति और अवनी नाम से जाना जाता था। प्रांत के नीचे विषय होते थे। प्रांत के नीचे विषय को जिला कहा जाता था। विषय के नीचे क्या होता था? वीथी होता था जिसे तहसील कहा जाता था। वीथी को तहसील और विषय को जिला कहा जाता था। उसके वीथी के नीचे पेट और पेट के नीचे ग्राम होता। अगर इसको हम सही ढंग से लिखें तो केंद्र हो गया, केंद्र के नीचे प्रांत हो गया, ठीक है, प्रांत के नीचे विषय हो गया, विषय के नीचे क्या है? विथी है, फिर क्या है? पेट है, फिर क्या है? पेट है और पेट के नीचे ग्राम है। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे विखंडन किया गया था केंद्रीय प्रशासन को। ठीक।
इस समय प्रशासन का में दो नई प्रवृत्तियां देखी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी दो नई प्रवृत्तियां देखी गई थी गुप्त काल के प्रशासन में? गुप्त प्रशासन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गई थी। पहली प्रवृत्ति थी पदों का आनुवंशिक होना। जो पद थे वो क्या थे? आनुवंशिक थे, यानी पदों का आनुवंशिक होना देखा गया था। और दूसरा कि एक ही व्यक्ति को एक साथ कई अधिकार दिए गए थे। पहला कि पदों का आनुवंशिक किया गया था, और दूसरा क्या था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए गए थे। जैसे हरिसेन 4 पदों पर, हरिसेन जो था प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक था, हरिसेन को 4 पद दिए गए थे। 4 पद कौन कौन से थे? खाद्यटपाकी का, कुमारा मात्य का, संधि विग्राहक का और महादंडनायक का पद दिया गया था उसे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अगर मौर्य काल की बात करें तो थोड़ा मिक्सचर करके चलें तो मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त राज बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित तो नहीं था। ठीक है, गुप्त काल ही वह काल है जहां भूमि करों की संख्या में वृद्धि हुई थी और वाणिज्य करों की संख्या में घटती गई थी। ठीक है, भूमि करों की संख्या में वृद्धि हुई और वाणिज्य करों की संख्या में कमी हुई। तो कौन से काल में देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में। यानी भूमि कर में वृद्धि हुई। किस काल में? भूमि कर में वृद्धि हुई और वाणिज्य कर की संख्या में कमी हुई। तो ये किस काल में देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे हम। काल के केंद्रीय प्रशासन की बात करें। ठीक है, गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो गुप्त काल अपने की दैवीय उत्पत्ति का विश्वास करते थे। ठीक है, यानी कि मौर्य शासकों के विपरीत जो गुप्त शासक थे वह दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। मौर्य शासन दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, वहीं गुप्त काल दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त अपने आप को विष्णु का अवतार समझते थे। गुप्त शासक थे, वे अपने आप को किसका अवतार समझते थे? तो विष्णु का अवतार समझते थे अपने आप को। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को राजसत्ता की देवी के रूप में गुप्तों के सिक्कों पे अंकन किया गया है। ठीक है, और राजा, परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक एवं एकराट की जैसी उपाधियाँ। गुप्त शासक ने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे सामंतों पर ही शासन किया था। ठीक है, यानी कि गुप्त काल के राजनीतिक आदर्श था। गुप्त काल का जो राजनीतिक था वो आदर्श के रूप में था, जो किसी शासक को हराकर उसके साम्राज्य को प्रत्यक्ष विलय नहीं करना अतु उनके अपने अधीनस्थ बनाकर छोड़ देना था। इसी काल को रघुवंशम में धर्म विजय कहा गया है। ठीक है, रघुवंशम में इस यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह का जो काल था यह समुद्रगुप्त के समय में इस विधि को जो था कालिदास ने क्या कहा? रघुवंशम में धर्म विजय कहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का प्रमुख क्या कहलाता था? यानी गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का जो प्रमुख होता था वह क्या कहलाता था? प्रतिहार, महाप्रतिहार, महाबलाधिकृत, संधि विग्रहिक। तो गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का जो प्रमुख होता था वह महाप्रतिहार कहलाता था। ठीक है, यानी महाप्रतिहार क्या कहलाता था? जो राजमहल के रक्षकों का प्रमुख होता था। ठीक है, प्रतिहार क्या कहलाता था? अगर इन सब का बात करें तो प्रतिहार जो था, प्रतिहार सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख था। सम्राट के अंतःपुर का, यानी सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रतिहार कहलाता है। ठीक है, महाबलाधिकृत किसे कहा जाता है? जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाता था। संधि विग्राहक क्या कहलाता था? जो संधि विग्राहक था युद्ध एवं शांति में, युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री क्या कहलाता था? संधि विग्राहक कहलाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में न्यायाधीश के लिए क्या कहा जाता है? यानी गुप्त काल का जो न्यायाधीश था उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? दंडनायक का, दंडपाशी का, विनय स्थिति स्थापक का, कुमारा मात्य का। तो गुप्त काल का जो न्यायाधीश था उसके लिए दंडनायक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दंडपाशिक शब्द किसके लिए है? तो गुप्तकालीन पुलिस के लिए। दंडपाशिक गुप्तकालीन पुलिस के लिए। विनय स्थिति स्थापक किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह कार्य करता था धर्म,
धर्म, नैतिकता एवं मंदिरों की देखरेख करने वाला अधिकारी। धर्म, नैतिकता और मंदिरों की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? विनय स्थिति स्थापक। कुमारामात्य क्या था? कुमारामात्य अधिकारी जो था गुप्त काल में, जैसे आज के समय में आईएएस होते हैं, वहीं गुप्त काल में कुमारामात्य कहलाते थे। ठीक है, इनका अपना पृथक कार्यालय होता था। ठीक है, प्रयाग से प्राप्त मुद्रा में इनका उल्लेख मिलता है। जो उस समय ऊंचे अधिकारी थे, ऊंचे अधिकारियों को वेतन नगद दिया जाता था। ऊंचे अधिकारियों का वेतन नगद दिया जाता था, जबकि नीचे अधिकारियों का वेतन भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। ठीक, यानी गुप्त काल में ऊंचे अधिकारियों का वेतन नगद दिया जाता था, जबकि नीचे अधिकारी जो थे उनके अधिकारियों को भू राजस्व दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में जिला प्रशासन को क्या कहा जाता? नहीं, गुप्त काल में जिला प्रशासन को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, आहार कहा जाता था, गुप्ता कहा जाता था, पुर कहा जाता था। तो गुप्त काल में जिला प्रशासन को विषय कहा जाता था। ठीक है, यानी गुप्त काल में जिला प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो विषय कहा जाता था। और आहार या मौर्य काल में जिला को आहार कहा जाता था। ठीक है, जिला प्रशासन के जिले में दो तरह के अधिकारी मिलते हैं, यानी जिले में दो तरह के अधिकारी मिलते हैं। एक विषयपति मिलता है, इसे तन्नी युक्तक कहा जाता है, और दूसरा कुमारा मात्र होता है। विषयपति के बारे में बात करें तो इसकी नियुक्ति संबंधित प्रांत का राज्यपाल करता था। विषयपति की नियुक्ति कौन करता था? तो विषयपति की नियुक्ति संबंधित प्रांत का राज्यपाल करता था। और कुमारामात्य की नियुक्ति कौन करता था? तो सम्राट करता था। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मान लें हम तो एसडीएम को, ठीक है, एसडीएम के थ्रू, और ये आईएएस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सेंट्रल का जो व्यक्ति होता है जिला में डीएम को नियुक्ति करता है, तो सेंट्रल वाला नियुक्त करता है। तो इसलिए जो कुमारामात्य है आईएएस की तरह है, तो उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट कर रहा है। और जो एसडीएम है वो राज्य से नियुक्ति होता है एसडीएम। तो इसलिए जो विषय होता है वो क्या करता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित जिले का राज्यपाल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पंजाब के फरीदपुर तामपत से ज्ञात होता है कि विषयपति एक समिति के माध्यम से जिले का प्रशासन चलाता था। ठीक है, अगर हम बात करें जिला प्रशासन में जो विषयपति था, यह विषयपति कैसे शासन चलाता था? तो एक समिति के माध्यम से जिले का प्रशासन चलाता था। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पंजाब के फरीदपुर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। तो विषयपति जो था, जो समिति के आधार से जो माध्यम से जिले का प्रशासन चलाता था, तो उस समिति के सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय महत्तर कहा। समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विषय महत्तर कहा जाता था। विषय समिति के कुछ प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे नगर श्रेणी हो गया, सार्थवाह हो गया, प्रथम कुलिक हो गया, प्रथम कायस्थ हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें विषय के सदस्य होते थे। अब बात करेंगे विषय के बारे में हो गया, आहार के बारे में हो गया। अब बात करेंगे गोप्ता के बारे में। ठीक, गोप्ता क्या होता था? ठीक है, गोप्ता किसे कहा जाता था? तो गोप्ता जो कहा जाता था, यह सीमांत प्रांत का प्रमुख होता था। किसका? सीमांत प्रांत का प्रमुख क्या कहलाता था? सीमांत प्रांत का प्रमुख गोप्ता कहलाता था। ठीक है, अगर सीमांत प्रांत की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में दो तरह के प्रांत होते थे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में प्रांत को देश, अवनि या भुक्ति कहा जाता था, जो हमने पहले देख लिया। प्रांत दो तरह के होते, एक सीमांत प्रांत होता था, एक आंतरिक प्रांत होता था। ठीक है, एक आंतरिक प्रांत होता था। तो सीमांत प्रांत के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था, और आंतरिक प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऊपरिक महाराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊपरिक महाराज कहा जाता था आंतरिक प्रांत के प्रमुख को। और सीमांत प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। तो कुमारगुप्त का जो कुमारगुप्त प्रथम का बंगाल का प्रांत कौन था? तो प्रांत का प्रमुख था चीरादत्त। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे गोप्ता। ये गोप्ता दो तरह के होते थे। एक गोप्ता कौन था? गोप्ता
सीमांत प्रांत का प्रमुख होता था। ठीक है, तो उस समय जब कुमारगुप्त प्रथम का प्रांत का प्रमुख कौन था? चीरादत्त था। और वहीं स्कंदगुप्त के समय प्रांत का प्रमुख यानी जूनागढ़ प्रांत था, उसका प्रमुख कौन था? पर्णदत्त था। कौन था? पर्णदत्त था। अगर प्रांतों में बात करें तो गुप्त युगीन प्रांतों में जूनागढ़ का विशेष स्थान था। गुप्त युगीन प्रांतों में बात करें तो गुप्त युगीन प्रांतों में सबसे प्रमुख कौन था? तो जूनागढ़ था। ठीक है, जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला प्रांत कौन था? तो जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला प्रांत जूनागढ़ ही था। ठीक है, जूनागढ़ ही था। जूनागढ़ के जो गुप्ता थे वो क्या करते थे? गुप्ता का भी हम समझ लिए, जो गुप्ता किसे कहते हैं। जूनागढ़ का जो गुप्ता था वो अपने अभिलेख में गुप्त संवत का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, पुर, अब बात करेंगे पुर कौन था? तो पुर जो होता था वह नगर का पुर है। ठीक है, नगर प्रशासन में जो पुर होता था वह नगर का पुर एवं इसके प्रमुख को पुरपाल कहा जाता था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि श्रेणियों का प्रधान कहलाता था। श्रेणियों का प्रधान क्या कहलाता था? नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुली, प्रथम कायस्थ। तो श्रेणियों का प्रधान नगर श्रेष्ठी कहलाता था। सार्थवा किसे कहा जाता? तो सार्थवा व्यवसायियों का प्रधान कहा जाता था। व्यवसायियों का प्रधान किसे कहा जाता था? तो सार्थवा को। और श्रेणियों का प्रधान नगर श्रेष्ठी। प्रथम कुली किसे कहा जाता था? प्रधान शिल्पी को। प्रधान शिल्पी को क्या कहा जाता था? प्रथम कुलिक। और प्रथम कायस्थ किसे कहा जाता था? तो लिपिकों के प्रमुख को। लिपिकों के प्रमुख को प्रथम कायस्थ कहा जाता था। ठीक है, प्रथम कुलिक किसे कहा जाता था? तो प्रधान शिल्पी को प्रथम कुलिक कहा जाता था। ठीक है, व्यवसायियों के प्रमुख को सार्थवा और श्रेणियों के प्रधान को नगर श्रेष्ठी कहा जाता। तो ये जो चार दिखते हैं ये उप विषय थे। किसके? विषय समिति के कुछ प्रमुख समिति थे, यानी कि जो विषयपति था जो जिला का प्रशासन चलाता था, तो विषय समिति के कुछ प्रमुख सदस्य थे ये। ठीक है, पुस्तपाल जो था क्या करते हैं यहाँ पे? पुस्तपाल के बारे में बात करें तो विषयपति के कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। ठीक है, यानी एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि विषयपति के कार्यालयों का अभिलेख कौन सुरक्षित रखता था? तो पुस्तपाल रखता था। कौन रखता था? पुस्तपाल रखता था। विषयपति के कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित कौन रखता था? तो पुस्तपाल रखता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी कहलाता था। भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी कहलाता था अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक, महत्तर या कुटुंबिन। तो भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी अष्टकुलाधिकारी कहलाता था। ठीक है, ग्रामिक जो था वो क्या कहलाता था? गांव का मुखिया। महत्तर कौन था? पंचायत का सदस्य। महत्तर कौन था? पंचायत का सदस्य था। ठीक है, और ग्रामिक था, गांव का मुखिया था, पंचायत का सदस्य महत्तर कहलाता था। कुटुंबिन जो था वह परिवार का सदस्य था। कुटुंबिन परिवार का सदस्य था। गुप्त काल में कुटुंबिन किसान भी था जो अपनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम प्रशासन। ठीक है, ग्राम प्रशासन के बारे में बात करें तो ग्राम प्रशासन जो थी गुप्त शासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामिक होता था, यानी ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। ग्राम पंचायतों की पंचमंडली अथवा ग्राम जनपद कहते हैं। ग्राम पंचायतों की पंचमंडली कहते हैं। ग्राम पंचायतों की पंचमंडली या ग्राम जनपद कहते हैं। ग्राम सभा के अधिकारियों का वर्णन कुमारगुप्त के दामोदर पत्र ताम्रपत्र में हुआ है। ग्राम सभा के अधिकारियों का वर्णन किसमें हुआ है? ग्राम सभा के अधिकारियों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो
दामोदरपुर ताम्रपत्र में, दामोदरपुर ताम्रपत्र में किसका किसका है दामोदरपुर ताम्रपत्र? ये है कुमारगुप्त प्रथम का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नगर प्रशासन की तरफ। नगर प्रशासन क्या था? तो नगर प्रशासन नगर को पूर्व एवं उसके प्रमुख को पुरपाल या दांडिक कहते थे। नगर प्रशासन के प्रमुख को पूर्व और उसके प्रमुख को क्या पुरपाल कहते थे, पुरपाल कहते थे। नगर को पुर कहते थे, नगर को क्या कहते थे? पुर कहते थे। इसके अधिकारी को, इसके प्रमुख को पुरपाल कहते थे या दांडिक कहते थे, और नगरों का प्रबंध नगर पालिकाएँ चलाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं न्याय प्रशासन के बारे में। ठीक है, न्याय प्रशासन कैसे चलाया जाता था गुप्त काल में? तो न्याय प्रशासन दंड नायक और महादंड नायक तो न्यायाधीश थे। न्यायालय सिक्के भी जारी करते थे। गुप्त काल में न्यायालय सिक्के भी जारी करते थे। नालंदा एवं वैशाली से न्यायालय द्वारा जारी सिक्के मिले हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो नालंदा और वैशाली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नालंदा और वैशाली से मिले हैं, जो न्यायालय द्वारा सिक्के जारी किए गए हैं गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त युगीन न्याय प्रशासन की संपूर्ण जानकारी का एकमात्र स्रोत है गुप्त युगीन स्मृतियाँ, जो नारद एवं बृहस्पति स्मृति है। यानी कि गुप्तकालीन जो न्याय प्रशासन है, गुप्तकालीन जो न्याय प्रशासन है, गुप्तकालीन जो न्याय प्रशासन है, इसकी जानकारी देने वाला एकमात्र साधन क्या है? तो गुप्त युगीन स्मृतियाँ हैं। गुप्त युगीन स्मृतियाँ जो कौन कौन सी है? नारद स्मृति है और कौन सी है? बृहस्पति स्मृति है। बृहस्पति स्मृति यानी दो स्मृतियों से गुप्त काल के न्याय प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट देश का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सम्राट जो होता था वो देश का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत था। कौन? सम्राट। ठीक है, इसके न्याय को आसन को धर्मासन कहते हैं, यानी कि सम्राट के न्याय के धर्म आसन को क्या कहते हैं? तो धर्मासन कहते हैं। ठीक है, सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश प्रांड विभाग था, यानी जब सम्राट नहीं होता था तो उस समय न्यायाधीश का मुख्य कौन होता था? तो प्रांग विभाग था। कौन था? प्रांग विभाग था। फ्रांक विभाग था। स्मृति ग्रंथों में विवादों के निपटारे हेतु पूग एवं कुल नामक संस्थाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि स्मृति ग्रंथों में विवादों के निपटारे हेतु पूग एवं कुल नामक संस्थाओं का उल्लेख हुआ है। कुल नामक संस्थाओं का उल्लेख हुआ है। पूग जो होते थे नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति थी। पूग जो होती थी वो पूग क्या थी? पूग जो थी वो नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति थी, और जबकि कुल क्या था? समान परिवार के सदस्यों की समिति थी। समान परिवार के सदस्यों की समिति कुल कहलाती थी, और पूग जो होती थी नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों की समिति थी। पूग एवं कुल केवल अपने सदस्यों के ही विवादों का निपटारा करते थे, यानी पूग जो थे और कुल वो क्या करते थे? केवल अपने सदस्यों का ही निपटारा करते थे, विवादों का निपटारा करते थे। गुप्त युगीन न्याय प्रशासन की बात करें तो गुप्त युगीन न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गुप्त युग में सबसे पहली बार दीवानी एवं फौजदारी विवादों से संबंधित कानूनों की व्याख्या की गई है। यानी गुप्तकालीन व्यवस्था की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि दीवानी एवं फौजदारी जो कानून था, जो विवाद संबंधी कानून थे, उनकी व्याख्या की गई है। किसमें? गुप्त काल के न्याय प्रशासन में। इनको अलग अलग कोटियों में विभक्त किया गया। दीवानी और फौजदारी को अलग अलग कोटियों में विभक्त किया गया। बृहस्पति स्मृति में सर्वप्रथम दीवानी एवं फौजदारी की अलग अलग कोटियाँ बताई गई हैं। यानी बृहस्पति स्मृति में दीवानी और फौजदारी की अलग अलग कोटियाँ बताई गई हैं। स्मृति में न्यायालयों की 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं। ठीक है, स्मृतियों में न्यायालय की 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं। ठीक है, स्मृतियों में श्रेणियों की कितनी श्रेणियाँ बताई गई हैं? तो 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं। ठीक है, कितनी श्रेणियाँ बताई गई हैं? 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? न्यायालय की 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? न्यायालय की 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं?
तो पहली श्रेणी है न्यायालयों की 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी है प्रतिष्ठित। क्या है? पहली श्रेणी है प्रतिष्ठित। दूसरी श्रेणी अप्रतिष्ठित, दूसरी श्रेणी है अप्रतिष्ठित, तीसरी श्रेणी है शासित, चौथी श्रेणी है मुद्रित। ठीक है, जो प्रतिष्ठित श्रेणी है उसे अस्थाई न्यायालय कहा गया है। ठीक है, प्रतिष्ठित जो है अस्थाई न्यायालय, अप्रतिष्ठित जो है जो विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित न्यायालय है। शासित जो है राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय है। और मुद्रित जो होती है वो प्रांग विभाग का न्यायालय। किसका प्रांग विभाग? कौन था प्रांग विभाग? जब राजा अनुपस्थित होता है तब जो न्यायालय बना जाता है उसे प्रांग विभाग न्यायालय कहा जाता है। और प्रांग विभाग का न्यायालय मुद्रित न्यायालय कहलाता है। और शासित न्यायालय जो होता है वो राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय होता है। अप्रतिष्ठित न्यायालय कौन सा होता है? जो विशेष परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है। और प्रतिष्ठित न्यायालय जो होता है वो अस्थायी न्यायालय होता है। तो स्मृतियों ने न्यायालय की 4 श्रेणियों का बताया है। ठीक है, बृहस्पति स्मृति में इस दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की कोटियों को अलग अलग किया गया, ये बात हमने जाना। अब बात करेंगे सैन्य प्रशासन के बारे में। गुप्तों का सैन्य प्रशासन क्या था? ठीक है, तो गुप्तों का जो सैन्य प्रशासन था सबसे प्रमुख अधिकारी इसका महाबलाधिकृत कहलाता था। अन्य सैन्य अधिकारियों में महापिलुपति जो था वो हाथियों का सेना का प्रमुख था। हाथियों का सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? महापिलुपति क्या कहलाता है? हाथियों की सेना का प्रमुख। भट्टाश्वपति क्या कहलाता है? भट्टाश्वपति कहलाता है। भट्टाश्वपति जो होता है वह घुड़सवारों की सेना का प्रमुख है। रणभंडारिक किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सैन्य साजो सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी रणभंडारिक कहलाता है। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? 1 मिनट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो खेती योग्य भूमि कहलाती थी क्षेत्र भूमि। खेती योग्य भूमि क्या कहलाती थी? क्षेत्र भूमि, सील, छिद्र भूमि, मन्य, खिल्य या वस्तु या अपरहित। तो खेती योग्य जो भूमि थी वह कहलाती थी खेती क्षेत्र भूमि कहलाती थी। यानी खेती योग्य भूमि क्या कहलाती थी? क्षेत्र भूमि कहलाती थी। दूसरा, सील, छिद्र भूमि या खिल्य भूमि क्या कहलाती थी? तो यह वह भूमि थी जो बंजर भूमि थी। यानी बंजर भूमि क्या कहलाती थी? तो सील, छिद्र भूमि ने और खिल्य ये जो थी वह बंजर भूमि कहलाती थी। ठीक है, वास्तु क्या थी? वास्तु थी वास करने वाली भूमि। यानी वास्तुशास्त्र, वास करने जहाँ निवास करते हैं वहाँ पे वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं और घर बनवाते हैं तो वास करने का स्थान क्या कहलाता है? वास्तु कहलाता है। अपरहित भूमि क्या कहलाती थी? ऐसी भूमि जो जंगल भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला। अपरहित भूमि, जंगल भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला हो वह अपरहित भूमि कहलाती थी। ठीक है, इसमें एक है अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि क्या कहलाती थी? जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य हेतु प्रदान की गई थी। अग्रहार भूमि यह इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है कि अग्रहार भूमि से संबंधित है। तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य होती जो भूमि दी गई थी वह अग्रहार भूमि कहलाती है। रामशरण शर्मा महोदय ने इसे ही सामंतवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। यानी रामशरण शर्मा अग्रहार भूमि दिए जाने के कारण को ही सामंतवाद के उदय का कारण मानते हैं। ठीक है, एक भूमि का नाम और मिलता है, कौन सी भूमि है? वह भूमि है ब्रह्मदेय। ठीक है, ब्रह्मदेय भूमि ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त कर मुक्त भूमि। ठीक है, ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए कर मुक्त जो भूमि प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा उसे ब्रह्मदेय भूमि कहते हैं। अमरकोश में लोहे के बने हल के फाल के 5 नाम बताए गए हैं। ठीक है, कितने नाम बताए गए हैं? 5 नाम बताए गए हैं। और भूमि के प्रकार 12 बताए गए हैं जो सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, किसमें? भूमि के 12 नाम बताए गए हैं पुस्तक में। यानी अमरकोश में भूमि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 12। और हल के फाल के कितने नाम बताए गए हैं? 5 प्रकार गए हैं।
प्रकारों का उल्लेख मिलता है। जैसे नदी मातृक, नदी से सिंचित भूमि नदी मातृक, देव मातृक, वर्षा से सिंचित भूमि देव मातृक कहलाती है। बिना वर्षा के द्वारा उपज देने वाली भूमि क्या कहलाती थी? अदैव मातृक कहलाती थी। बृहद संहिता में वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख, बृहद संहिता में फसलों का 3 फसलों का उल्लेख किया गया, यानी बृहद संहिता में फसलों के 3 फसलों का उल्लेख किया गया। सोमदेव के नीति वाक्य में धान्य संग्रह को अनेक प्रकार के संग्रहों से श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यानी धान्य संग्रह को अनेक प्रकार के संग्रहों से श्रेष्ठ माना गया है। किसमें? सोमदेव के नीति वाक्य में। यानी नीति वाक्य की रचना किसने की थी? नीति वाक्य की रचना किसने की थी? नीति वाक्य की रचना सोमदेव ने की थी। नीति वाक्य की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। नीति वाक्य में सोमदेव ने क्या कहा था? कि धन्य संग्रह जो है, धन्य संग्रह को अनेक प्रकार के संग्रहों से श्रेष्ठ मानना है। यानी कि जो हम धन रखते हैं वो अन्य प्रकार से जो कोई भी चीज़ रखते हैं उससे इसको श्रेष्ठ मानना है। किसने माना है? तो सोमदेव ने। किस में माना है? नीति वाक्य में माना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल में राजस्व स्रोत का सबसे बड़ा कर था। गुप्त काल में राजस्व स्रोत का सबसे बड़ा कर था भूमि कर। अभी हमने पढ़ा ना कि जो गुप्त काल में भू राजस्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, राजस्व व्यावसायिक राजस्व मौर्य काल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भूमि कर जो था वह गुप्त काल में राजस्व स्रोत का सबसे बड़ा कर था। ठीक है, अगर बात करें सैद्धांतिक रूप से भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। भूमि से उत्पादन का 1/6 हिस्सा लेता था। राजा कितना लेता था? भूमि पे जो उत्पादन होता था 1/6 हिस्सा भूमि कर के रूप में प्राप्त करता था। भूमि कर को अन्य नाम से जानते थे, जैसे भाग, उदग्र, उद्रंग नाम से, और ऊपरी कर और भोग नाम से क्या जानते हैं? भूमि कर को इन 4 भाग, उदग्र, भोग और ऊपरी कर 4 नामों से भूमि कर को लिया जाता था। कितना? 1/6 हिस्सा। ठीक है, गुप्त युगीन अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग एवं ऊपरी कर कहा गया। फायान बताता है कि अन्य कर भी लिए जाते थे, जैसे अन्न एवं धन दोनों रूपों में दिया जाता। फायान बताता है कि जो कर थे वह अन्न एवं धन दोनों रूपों में दिए जाते थे। ठीक है, चुंगी कर की बात करें हम तो चुंगी कर क्या है? चुंगी कर जो था वह सौल्किक कर कहता था। यानी चुंगी दूसरा प्रमुख स्रोत है। यानी कि पहला स्रोत तो भूमि कर था, दूसरा स्रोत चुंगी कर था। यानी कि गुप्त में राजस्व का स्रोत जो था, पहला स्रोत भूमि कर था और दूसरा स्रोत था चुंगी कर था। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सौल्किक कहलाता था। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सौल्किक कहलाता था। ठीक है, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सौल्किक अधिकारी। और सौल्किक की जानकारी हमें कहाँ से, किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो सौल्किक अधिकारी की जानकारी हमें बिहार स्तंभ लेख से मिलती है। और यह सौल्किक क्या करता था? चुंगी वसूलने था। और गुप्त काल में राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाने वाला दूसरा कर कौन था? चुंगी कर था। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ से जान गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नीवी धर्म जो था उसके अनुसार दान में दी गई भूमि की आय का प्राप्तकर्ता उपभोग कर सकता था। नीवी धर्म बताता है कि जो दान में दी गई भूमि है उससे जो आय प्राप्त होता है उसका उपयोग कौन कर सकता है? तो उपभोग कर सकता है जिसको भूमि प्राप्त हुई है। यदि वह मृत्यु हो जाता है तो राज्य उस भूमि को पुनः अपने अधिकार में ले लेता है। भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी? जो गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई क्या कहलाती थी? तो भूमि मापन की इकाई थी नल थी, निवर्तन थी, कुल्यवाप थी, द्रोण थी एवं पाटक। ये सब क्या था? भूमि नाप की इकाई थी। भूमि नाप की इकाई कौन थी? नल, निवर्तन, कुल्यवाप, द्रोण एवं पाटक भूमि थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहा है कि वन में उत्पन्न 1 मिनट, यहाँ से 2 चीज़ें रुक जाती है, उसको हम देख लेते हैं। कौन कौन से? हिरण्य है।
ठीक है, और विष्टिकार है। तो हिरण्य कर किस लिए किया प्रयोग किया था? धन के रूप में प्राप्त कर को, धन के रूप में प्राप्त कर को हिरण्य कहा गया। धन के रूप में प्राप्त कर को हिरण्य कहा गया। और विष्टिकर जो था वो बेगार था, बेगार कर को विष्टिकर कहा गया, बेगार कर को विष्टिकर कहा गया। और हिरण्य कर को क्या कहा गया? धन के रूप में जो कर प्राप्त होता है उसे हिरण्य कहा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? वन में जो उत्पन्न सामग्री थी उस पर लगने वाला कर गुल्म, विष्टि, मेय, हिरण्य, तो गुल्म कहलाता था, गुल्म कहलाता था। यानी वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? गुल्म कहलाता था। ठीक है, मेय कर क्या होता था? अन्न के रूप में प्राप्त कर। मेय जो था अन्न के रूप में प्राप्त कर, अन्न के रूप में प्राप्त कर क्या कहलाता? मेय कहलाता था। और हिरण्य धन के रूप में प्राप्त कर क्या कहलाता था? हिरण्य कर कहलाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था। भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक कौन था? भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक कर्णिक, ध्रुवाधिकरण, न्यायाधिकरण, किनास। तो भूमि संबंधी अभिलेखों का रक्षक कर्णिक कहलाता था। ठीक है, ध्रुवाधिकरण किसे कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण भूकर संग्रह करता था, भूकर संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण। न्यायाधिकरण किसे कहा जाता था? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले को न्यायाधिकरण कहा जाता था। कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण मिलता है। भूमि बिक्री संबंधी विवरण कहाँ पे मिलता है? तो भूमि बिक्री संबंधी विवरण दामोदरपुर के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है जो कुमारगुप्त का था। कृषकों की दो कोटियाँ बताई गई हैं, किसमें? कुटुम्बिन और किनास। इसमें किनास जो था वह क्या था? कृषकों की दो कोटियाँ थी। कौन सी कृषकों की दो कोटियाँ क्या क्या बताई गई हैं? एक किनास बताई गई है और एक क्या बताई गई है? एक बताई गई है कुटुम्बिन। कुटुम्बिन जो था स्वतंत्र किसान थे, कुटुम्बिन स्वतंत्र किसान थे। और किनास जो था वह बटाई पर कृषि करने वाले कृषक थे। किसमें? बटाई पर कृषि करने वाले कृषक थे। इन्हें त्रय धसरिन भी कहा जाता है। किनास को क्या कहा जाता है? त्रय धसरिन भी कहा जाता है जी। ठीक है, त्रय धसरिन भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से गुप्त काल का जो वीडियो था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।